काका मेरा तो फेफड़ा ही खराब है। दारू पीऊं मैं? दारू पिलाओ तो बता दे। ये वाला में मत जाइए, ये वाला में जाइएगा, फन चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं पेशे से कंपनी सचिव हूं और वैसे तो मैं जाति में विश्वास नहीं करता, लेकिन आज इस वीडियो में मुझे अपनी जाति बतानी पड़ेगी क्योंकि मैं जिस चीज़ के खिलाफ बोलने वाला हूं तो जाति की समस्या के खिलाफ ही मैं बोलने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं जाति से भूमिहार हूँ। बिहार के एक छोटे से जिले सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के अंडहरा गाँव से जुड़ा हुआ हूँ और पैदा हुआ और मेरी कर्म भूमि दिल्ली रही है। मैं अपना काम दिल्ली में ही करता हूँ। बिहार आना जाना लगा रहता है, साल में 4-5 बार तो चला ही जाता हूँ। मैं बहुत दिनों से फेसबुक पे भी जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से, और जाहिर सी बात है कि भूमिहार होने के नाते बहुत सारे भूमिहार भाइयों से भी जुड़ा हुआ हूँ जो कि बिहार में और बाकी जगहों पर लोग काम कर रहे हैं और उनके थ्रू सोशल मीडिया पे या फिर पर्सनली व्हाट्सएप वगैरह पे और टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे मित्र भी हैं जो कि हमारे हो जाते हैं। आजकल बिहार की राजनीति में एक चीज़ देखने और सुनने को मिल रही है कि एक युवा हैं आशुतोष कुमार, हालांकि मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं उनकी जो विचारधारा है उसका मैं बहुत ही कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं और उस विचारधारा को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये विचारधारा हमारे बिहार को और ख़ास करके हम भूमिहारों को 25-30 साल और पीछे ले जाएगी। जो कि पहले हमारी 2-3 पीढ़ियाँ लालू के राज में और लालू से पहले जाति पाति के चक्कर में हमारी 2-3 पीढ़ियाँ खराब हो चुकी हैं, और अगर आज हमने उसी विचारधारा पे वापस चलने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 2-3 पीढ़ियाँ और ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जैसे समाज के प्रबुद्ध लोगों को और भी जो समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको इस बात का बहुत ही कड़ाई से और प्रबल तरीके से विरोध करना चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे लोगों को आगे न बढ़ने दें और समाज में एक संदेश जाए कि भाई जब कभी एक युवा
जो कि जातिवादी घोर जातिवादी होकर के और समाज को जाति के दलदल में झोंकने की कोशिश कर रहा था, तो कोई तो खड़ा था जो उसका विरोध बहुत ही मजबूती से कर रहा था। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि हम भूमिहार भाई, चाहे वो बिहार और देश के किसी भी कोने में हो, इस तरह की मानसिकता का मजबूती से विरोध करें। बिहार की अगर बात करें तो हमारे पूर्वज श्री कृष्ण सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने कभी जाति की बात नहीं की। हमारे पूर्वज अनुग्रह नारायण सिन्हा हुआ करते थे, उन्होंने कभी जाति की बात नहीं की। हम सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, जिन्होंने किसान संगठन का विस्तार किया और उन्होंने जाति प्रथा के बारे में काफी कुछ लिखा और कहा है, और उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जाति प्रथा के खिलाफ। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज हम में जो हमारे पूर्वजों से जो हमें विरासत मिली है, उस विरासत को हम बहुत ही संभाल के रखें और जातिगत राजनीति और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में समाज को जातिगत दलदल में वापस न धकेलें। अपनी राजनीति बहुत ही गलत होगा कि मैं अपनी राजनीति या कोई भी आदमी जो कि किसी एक खास जाति से बिलोंग करता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे के पूरे समाज को एक जातिगत आंदोलन की आग में झोंक दे, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। हम सबों को नहीं भूलना चाहिए कि 1990 का बिहार, जिसमें कि जातिगत राजनीति और जातिगत आंदोलन अपने चरम पे हुआ करता था, उस टाइम पे हम बिहारों की और सवर्णों की क्या स्थिति हुआ करती थी बिहार में, और लालू प्रसाद यादव के राज में हम जैसे लाखों नौजवानों को जो कि सवर्ण समुदाय से जुड़े हुए थे, उन्हें बिहार छोड़ना पड़ा और हमें कहीं ना कहीं बिहार से बाहर दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि देश से बाहर भी जाकर के हमें उस जगह को अपनी कर्मभूमि बनानी पड़ी। आज भी हम सब के मन में एक टीस है कि अगर उस टाइम पे समाज को अगर जातिगत दलदल में अगर नहीं झोंका जाता और हमारे पूर्वजों ने या बाकी समुदाय के लोगों ने अगर उस तरह की राजनीति अगर नहीं की होती, तो हो सकता था कि आज हम दिल्ली में बैठ के जो काम धाम कर रहे हैं वो काम हम बिहार के पटना में, सीतामढ़ी में या फिर बिहार के किसी गांव में रह करके, अपने गांव में रह करके कर सकते थे। उस जमाने में डर था कि अगर हमारे पूर्वजों को डर था कि अगर हम बिहार में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, तो हो सकता है कि हमारे नौजवानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा और झूठे केसों में फंसा करके उनका जो फ्यूचर है, उनका जो करियर है, वो तबाह कर दिया जाएगा। आज अगर हम उसी राजनीति को दोबारा से हवा लगने देंगे तो 5 साल 10 साल के बाद बिहार में यही फिर से शुरू हो जाएगा और हमारी 1-2 पीढ़ियां और खराब हो जाएंगी। समाज, चूंकि हम प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और प्रबुद्ध और बुद्धिजीवियों का काम होता है कि समाज को आगे की दिशा दिखाना, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है और हम सबको ये करना भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को और अपनी जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम पढ़ाई लिखाई या फिर किसी काम धंधे में लगा करके समाज की बेहतरी के लिए एक कलेक्टिव तरीके से सोचें, न कि हम इतने स्वार्थी हो जाएं कि केवल अपनी जाति की बात करें और दूसरे लोगों को, हम समाज के निचले पायदान पे जो लोग बैठे हैं उनको हम भूल जाएं या उनको हम पीछे छोड़ाएं। ये तो रही बात। अगर आप जाति की भी बात करते हैं तो भूमिहार समाज के लोग ये जरूर सोच लें कि बिहार में अगर 3-4 जिले हैं जहां की आपकी अच्छी खासी संख्या है, तो वहां तो आप इस तरह की राजनीति करके अपने लोगों को, आप कुछ लोगों को विधानसभा या लोकसभा भेज पाएंगे। लेकिन आपकी इस छोटी सोच और ओछी राजनीति की वजह से बिहार में जो दूसरे जिले हैं या जो दूसरे क्षेत्र हैं जहां पे भूमिहारों की संख्या कम रही है और आज भी कम है, वहां पे समाज के लोगों का और उस जाति के लोगों का क्या हाल होने वाला है। तो आपको मालूम है कि बिहार फिर से इन चीजों की वजह से एक जातीय संघर्ष के अड्डे में बदल जाएगा, जहां की हर रोज कोई न कोई मारा जाएगा, खून की होलियां खेली जाएंगी और फिर से एक मुखिया जी को आना पड़ेगा उन चीजों को ठीक करने के लिए। जाहिर सी बात है, हम आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि फिर से एक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को जन्म लेना पड़े, रणवीर सेना बनानी पड़े और हम लोग बंदूक के साए में, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े और हमारे घर की औरतें और हम सब बंदूक के साए में अपनी रात गुजारें और डर डर करके हम लोग अपना जीवन जिएं। और उस माहौल में हमें वापस हमारे बच्चों को, जो कि वापस से भी बिहार जाकर के वो कुछ करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां कुछ किया भी है, उनको वापस बिहार छोड़ने पे मजबूर होना पड़े और वहां की जो शासन प्रणाली है उसके आगे नतमस्तक होकर के दिल्ली या फिर मुंबई और बिहार से बाहर कहीं अपना आशियाना और अपनी कर्मभूमि बनानी पड़े। ये तो जनरल बातें हैं। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो अगर आप संख्या के हिसाब से भी देखें तो किसी भी देश या किसी भी राज्य की राजनीति में जो बहुसंख्यक आबादी है उसको आपको साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। इसमें से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में भूमिहारों की संख्या 6-7% से ज्यादा नहीं है और ये नंबर्स इतने नहीं हैं कि आप बिहार में अपनी सरकार बना सकें या बाकी लोगों को आप लेकर के नहीं चलें। मैं आशुतोष जी का विरोधी नहीं हूँ, आशुतोष जी मैं व्यक्तिगत रूप से कभी मिला भी नहीं हूँ, न तो मैं कभी उनको जानता हूँ,
मैंने आप ही लोगों से और समाज के दूसरे लोगों से उनके बारे में सुना है और मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, और उसमें मैंने देखा है कि कई बार वो भाषा की मर्यादा नहीं रखते, खून खराबे की बात करते हैं। तो इस तरह की सोच बहुत ही गलत है और समाज के बुद्धिजीवियों को आकर के इस बात का बहुत ही कड़ाई से विरोध करना चाहिए। इसमें मैं कड़ाई से उनका विरोध करता हूं और इस तरह की सोच को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस जो कि एक क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, इसको हम लोग आगे न बढ़ने दें और इसका मजबूती से विरोध करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर को खराब कर देगा। ये हमारे बच्चों को चाहता है कि हम बंदूक उठाएं, हम क्रांति करें। हमारे बच्चे जो अभी पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके चाहता है कि आंदोलन करें। आपको क्या मिल जाएगा इन चीज़ों से? मैं समाज से पूछना चाहता हूँ कि आप कर भी लेंगे तो आपको उससे क्या मिलना है? आपको ये सबको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, बिहार में हमारी सरकार नहीं बन सकती और न तो हम कभी बना पाएंगे। आप भूमिहार, आप सबको ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बिहार में भूमिहारों के नाम पे बाकी सारी जातियां, आप जो ओबीसी और बैकवर्ड क्लास से जो लोग आते हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, जो बाकी की सवर्ण भी जातियां हैं वो भी भूमिहारों के नाम पे आपसे कोसों दूर जाती हैं और आपसे छिटक जाती हैं। आप सवर्णों में केवल भूमिहार के नाम पे आपसे राजपूत भी अलग हो जाते हैं, ब्राह्मण भी अलग हो जाते हैं और कास्ट भी अलग हो जाते हैं। तो जब आपके नाम से जब आप सवर्णों को एक नहीं कर सकते तो बाकी की जो जातियां हैं उनको आप कैसे एक करें? तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे सड़कों पे यादवों के साथ लड़े, राजपूतों के साथ लड़े, ब्राह्मणों के साथ लड़े और बाकी जो वहाँ की दूसरी जातियां हैं जिनका कि राजनीतिक महत्व आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उनके साथ हमारे बच्चे लड़ते रहें और अपना भविष्य बर्बाद कर लें? मैं आशा करता हूं कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे, या कोई भी जो प्रबुद्ध आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे समाज में, सड़कों पे, गांव में, शहर में जातीय संघर्ष में लगे हों और उनका भविष्य अंधकारमय हो। इस तरह की सोच वाले आदमी का बहुत ही कड़ाई से विरोध होना चाहिए और एक टाइम आ गया है कि हम लोगों को उसका विरोध करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो 2-4 साल 5 साल के बाद जब चीज़ें काफ़ी बढ़ जाएंगी उस टाइम पे इसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा और तब समाज का जो एक ऐसा वर्ग जो कि हम सबों को एक नेता मानता है या एक बुद्धिजीवी मानता है, जो मानता है कि भाई ऐसा वर्ग है जो कि हमें राह दिखाएगा, वो वर्ग हमसे सवाल करेगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप सो क्यों रहे थे, आपने आवाज़ क्यों दी थी, आपने रोका था। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की भावना और इस तरह की सोच रखना बहुत ही गलत है और इसलिए इसका बहुत ही कड़ाई से विरोध करना। अरे उसके जाने से कुछ नहीं होगा मास्टर, मैं अभी उसे ठीक कर लाऊंगा। बस जाने को बेहुदा सही आ गया। बैठ। अरे बुआ अच्छे से बैठ। दूर गुम कर दे साले को। भागो सरकार की बात तो मत।
सबसे निवेदन है, कृपया करके इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सब तक ये लाइव पहुंच पाए और सब लोगों तक इस लाइव की बात भी पहुंच पाए। आज हम बहुत अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कोरोना वायरस है ये किसने, कहां से चला, किसने किया, किसी की साजिश है नहीं है, सारी बातों पर बात करेंगे। समझाने के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन आपको डराने के लिए समझ में आए तो डराने के लिए समझ लीजिए। डर जाइए, बहुत जरूरी है। अब आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही भद्दा तरीका है, बहुत ही घटिया तरीका है, बहुत ही बिल्कुल जाहिल तरीका है जिस तरह से भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि इसमें पढ़े लिखे लोग। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कोरोना की हालत क्या हुई है बाकी देशों में, तो जरा इसको देख लीजिए। ये तस्वीर अब आपके सामने है और इस तस्वीर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। इस तरफ लाशों की लाइन लगी हुई है, ये लाशों की लाइन लगी हुई है और ये उसके बाद क्वारंटाइन हो रहे हैं। ये देखिए ये पूरा पैक कर दिया गया है, पूरा पैक कर दिया गया है। ये चाइना का इलाका है, ये चाइना की स्थिति, जो चाइना में जो हुआ था। अभी हम थर्ड स्टेज में पहुंचे नहीं, अभी हम सेकंड स्टेज में। देखिए इसको समझिए, थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे। ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच की स्थिति है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और ये अगर आप सोचते हैं कि ये किसी दूसरे की लाश है, तो आप ये समझ लीजिए ये आपके घर वालों की हो सकती है, आपके मोहल्ले की ये स्थिति हो सकती है, आपकी बिल्डिंग, आपके फ्लैट की ये स्थिति हो सकती है जिसमें आप रह रहे हैं इस वक्त। और इनमें से ही कोई आपका परिजन हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, आपके बहुत जैसे आप प्यार करते हैं, आपके सुपुत्र वो भी हो सकते हैं, आपकी बेटी, आपके पिता, कोई भी हो सकता है इसमें। इसलिए इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को अपने जहन में उतारिए और बेवकूफियों की हद जरा बंद कर दीजिए। जो एक लगातार जो बातें सुनने में आ रही है, अरे कुछ नहीं होता, हमारे यहां नहीं होगा। क्यों भैया? आपका रिश्तेदार है कोरोना वायरस, या आपसे ये पूछ कर आएगा, या वो रुक जाएगा? नहीं, भारत है, मुझे रुकना। और इसकी दर्दनाक मौत इतनी दर्दनाक होती है कि कोई आपको हाथ भी नहीं लगाता। वो भी जरा एक बार देख लीजिए। सॉरी, उस मौत को भी मैं आपको दिखा दूं। ये है वो मौत, और इस मौत को आप ध्यान से देखिए। अभी मरा नहीं है ये आदमी, जिंदा। और ये देखिए प्लास्टिक के इसमें ये पूरा पैक्ड है। और ये ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स। ये अलग अलग जगह हैंड ग्लव्स लगाए गए। ये इसलिए लगाए गए कि अब इसको खोला नहीं जाएगा, इसको पैक कर दिया गया है। ऑक्सीजन की एक नली अंदर दे दी गई जिससे सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी। और जो कुछ करना है इधर से हाथ डाल के करेंगे। ये डॉक्टर्स को जो कुछ करना है वो इधर से हाथ डाल के करेंगे। इसको कोई छुएगा नहीं, इस व्यक्ति को। अब इतनी बुरी स्थिति है। अगर आप इसे शुद्ध हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं कि ये छुआछूत की बीमारी है। जिस प्रकार से आप किसी भी मुर्दे को कंधा देने के बाद आप लौटते हैं और आप कहीं छुलते नहीं है, टच नहीं होते, उसी प्रकार से आपको कोरोना वायरस में उससे भी 10 गुनी ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन के बारे में आपको सबको पता है क्या करना है। किसी से छुलना नहीं है, टकराना नहीं है। बाहर से आने के बाद सबसे पहले आपको कपड़े अपने एक एक कर शर्ट उतारिए, आपने उसको गोला बना लीजिए, गोला। और वॉशिंग मशीन जो आपके यहाँ सबसे पीछे रखी रहती है उसको मेन गेट पर ले आइए, गोला बनाकर बिल्कुल धीरे से नीचे रख दीजिए। क्योंकि जब आप कपड़े उतार कर डालेंगे, और हम ये मानकर चलेंगे, हर जगह मानकर चलेंगे ये कोरोना वायरस इसमें है। हम जिससे भी मिलेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि उस व्यक्ति में कोरोना वायरस है। हम जो भी दरवाजा पकड़ेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि उस दरवाजे के हैंडल में कोरोना वायरस है। ये हमें मानकर चलना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, तभी हम इससे जीत पाएंगे। इसका कोई इलाज कुछ नहीं है। आपके पास तमाम दवाइयां आ रही होंगी, व्हाट्सएप पे तमाम मैसेज आ रहे होंगे, सर कुछ नहीं होने वाला, विश्वास मानिए कुछ नहीं होने वाला। इटली विश्व में, पूरे विश्व में मेडिकल सर्विसेज में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में। लाशों की लाइन लगी हुई है, लाशें भेज नहीं पा रहे। कल 700 से ज्यादा लोग, तकरीबन 800 के आसपास कल के कल मरे हैं। वहां की सरकार चाहकर भी नहीं दबा पा रही। इतना बड़ा आंकड़ा कि वो चाहकर भी नहीं दबा पा रही। कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं, पूरे भर चुके हैं। अब शहरों से बाहर प्राइवेट जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, ले रही है, वहां खोदकर गाड़ा जा रहा है। और ये कोई हाथ से काम नहीं हो रहा। इतना मेहनत काम हाथ से नहीं हो सकता। मेहनत समझते हैं, बहुत विशाल का विराट काम, ये हाथ से नहीं हो सकता। मशीनें लगी हुई हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। इटली जो दूसरे नंबर पर आता था उसका यह हाल हो गया। तब क्या होगा? भारत में क्या होगा? यहां तो बेड भी नहीं है, वहां बेड कम पड़ गए, वहां डॉक्टर्स कम पड़ गए, बहुत लोग कम पड़ गए। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि जब आप शर्ट उतारें उसका पुलिंदा बना लें गोल, और उसको बिल्कुल धीरे से रखें। अगर आप वो छुलती हुई बटन्स को छुलती हुई नीचे जाती है शर्ट, तो वो आपकी वॉशिंग मशीन भी संक्रमित हो चुकी। अब आपकी वाइफ या कोई भी घर में से उसको यदि चलाएगा तो वो भी संक्रमित हो जाएंगे। समझ में आना चाहिए। डॉक्टर्स जो कि पूरा सूट पहने हुए थे वो भी संक्रमित हो गए। ऐसे हो गए कि जब सूट उतार रहे थे तो थोड़ी सी लेतलाली हो गई, वो सूट उनको कहीं उनके हाथ में लग गया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया। आपने वो वीडियोस तमाम देखे होंगे जिसमें रेड और येलो लाइन बन रही है कि एक ने छुआ दूसरा इन्फेक्टेड हुआ। तो लगातार लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये स्थिति आप समझ लीजिए, ये जो स्थिति है ये आपके साथ ना हो, ये आपके परिवार वालों के साथ ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डरें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये तस्वीरें भी देखें। हम ये तस्वीरें शायद आपको कभी नहीं दिखाते, लेकिन दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जब लाशों की लाइन लगेगी तो वो कुछ इस प्रकार लगेगी जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। पूरा ऊपर तक कपड़ा ढका हुआ है, स्पष्ट है कि लोग मर चुके हैं। मुंह तक कपड़ा कभी नहीं ढका जाता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसको जितने आसानी से आप समझ लें, जिस भाषा में आप समझ लें उस भाषा में समझिए। तस्वीरों की भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है साहब। और कोरोना वायरस कितना भयानक है यह आपको इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहां अभी भी लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जिसकी बात हो रही है उसका जरा आप आंकड़ा देखिए किस तरह से होता है। पावर देखिए आप। सोशल डिस्टेंसिंग पहले आदमी को जब होता है 5 दिन बाद 2.5 पीपल को इन्फेक्ट कर चुका होता है। थोड़ा पास से दिखा दूं आपको अच्छे से दिखे। और 30 दिन बाद जो स्थिति होती है वो ये होती है 406 लोग। भारत में फिलहाल जो स्थिति है वो तकरीबन 1.5 to 200% दुगने के हिसाब से बढ़ रही है। और 50% अगर लेस एक्सपोजर होता है, यदि आप लोग घर पर रहते हैं कुछ हद तक, सिर्फ ऑफिस वाले जाते हैं, तब 5 दिन में 1.5 और 30 दिन में सिर्फ 15 लोग इन्फेक्ट होते हैं। ये इस वक्त हमारी स्थिति है। लेकिन यदि अगर आप बहुत अच्छे से लॉकडाउन में रहते हैं जैसे आज है, 1% 5 दिन बाद 0.625 पीपल और 30 दिन बाद सिर्फ 2.5 लोग बचेंगे, यानी कि आप इससे बच जाएंगे। मैं कई दुकानों पर गया, दुकानें खुली हुई हैं। आज भी मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने कभी भी जो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकले, जो लोग कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी स्थिति यह है कि उन्हें आज मॉर्निंग वॉक की याद आ रही है। कब सुधरेंगे लोग? कब सुधरेंगे? अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये खुद मरेंगे, आपके पूरे मोहल्ले को संक्रमित करेंगे और ये आपको भी मरवाएंगे। ये गारंटेड है, लिख कर लीजिए। इस तरह के लोग खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, इनका पूरा परिवार मरना है और ये आपके पूरे मोहल्ले को भी मरवाएंगे। ऐसे लोग यदि आपको कहीं दिखते हैं, आप इनको तुरंत रोकिए, इनसे पूछिए आप किस आधार पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और यदि प्यार की भाषा समझ में नहीं आती तो खींचकर एक तमाचा जड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस एफआईआर नहीं लिखने वाली इनकी आज की तारीख में। पुलिस खुद बहुत परेशान है, पुलिस के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तमाम सारे लोग, सेना इन्फेक्टेड हो रही है। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से, ये उन लोगों की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था बाहर कमाने के लिए, जिन्होंने अपनी बेटी अपने बेटों को भेजा था बाहर कमाने के लिए। और जब कोरोना वायरस हो गया, जब वो बाहर से नाचने गाने जो लोग गए थे बाहर, जो लोग पार्टी मनाने गए थे, जो लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, हमारे भारत में कोरोना वायरस नहीं था, ये लोग लेकर आए हैं, ये लोग लाए हैं। और ये वो लोग लाए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। आपके पास तो पैसा था ना, तो भारत क्यों बुला रहे हो? भारत तो अच्छा देश नहीं है, इसीलिए तो आपने बाहर भेजा। भारत के अंदर सुविधाएं नहीं है, भारत बहुत घटिया देश है। हम कहते हैं भारत बहुत घटिया देश है, इसीलिए आपने भेजा था ना बाहर। तो बाहर ही रखो बच्चों को, तुम भी बाहर चले जाओ। तुमको चाहिए ना, तुमको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए ना इस समय, क्योंकि संकट की घड़ी है, तो तुम भी बाहर जाओ। उनको यहां मत बुलाओ, आपको यहां बुलाने का उनको अधिकार नहीं है। हमारी जान आने वाले टाइम में दहेज राइट से चक्कर ही नहीं होगा। ऐसे संभाले मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, तो मुझे संभालना रोटी दी बेटी का बोझ सुनते रहिए तो बच्चे आपका लड़का कंटिन्यू करते बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। मेरे बाबा से बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैसे चल सकती है?
मुझे प्यार कर रही हूँ। जब खाना खाने के बाद सारी बातें प्यार चिंता मत करना, भैया की किताबों को अपने आप ही पढ़ना चिंता ना करे, आपकी क्या देकर आपकी बीमारी का सहारा बनेंगे। आपको लगता है कि मेरे ऊपर बोझ बनेंगी तो माफी का कोई चिंता भी खर्चा मत करेंगे। आती है तो मजा क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान जी बनाए इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो आजाद कहाँ है? बाहर खाओगी तो मैं ही तरह धक्के खाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। इससे भी ज्यादा बना पड़ेगी। आपकी बातें नहीं ऐसे दुनिया जीने से तो अच्छा है। बता मेरी बच्ची
Sorry, Mr. Rohit. She's dead. अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तभी तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा सकती उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये तूने मुझे इतनी बड़ी समझ क्यों दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया। हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको बनाकर ही देवी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया, हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने लिए आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको मां चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की फूल सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश ठोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? क्यों नहीं चाहिए बेटियां, क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है?
मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ? नींद में क्या चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ? मुझे क्या है? हे भगवान, तेरा शुक्र है, जिंदा हो। पीछे हो पिछला सब बेटी अभी समझ गया हूँ। एक किसी के लिए दो भाइयों जिसके बगैर इस जिंदगी की कहानी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है, बुद्धि और बेटी को बचाना। कि मास्क उस लगा के खेलते हो तो कैसे सबके पहचान वो तो देख वेस्ट इंडीज जवान के तो पहचाने में दिक्कत रहतो ने पूरा एकदम साण लेकर लगो देखे में ओखनी तो पहचानिए जी भी तो नहीं और हलो बात हमर तो 100 टूट से पहचान जी मर कबर ड्राइवर जब मारबो तो अरे तोनी टेंशन कर ले रही तोनी नहीं ना रवि स्टेडियम में सब कुर्सिया के चूर चार दबो खाली चौवा छक्का मार के तोर बिना जी सब करवा रहो ना सब स्टेडियम में मैच ऐसा चुकड़ी मुकड़ी वाला शॉट मारबो कि तोने टीविया पे हुलक हुलक के देखते रह जीबी। अब बहुत लोग हमरा बोल लो इंस्टाग्राम पे कि मैचवा लेट से करवा ली हम रिचार्जवा करवा ली डीटीएच वाला हमारे एक्सपायर हो जातो हमारे एक्सपायर हो जातो बोले टेंशन का ले भाई यार अभी होतो ना आगे के हम थोड़े बढ़वाई यार आईपीएल के जो हलो ऊपर वाला सब कमिश्नर लोग सब करवाई लो रसेलवा गिलवा पोलड़वा ब्रेभोवा सब बार बार हमरा बोल लो कि कब होतो आइबो आइबो कि नहीं आइबो मैं मैसेज करके बोल लो कि पूरा क्लियर करके बताओ हमरा तब ना आके जीता है वो सबके मारबो डांस उन्स करबो तिले बस्ती वाला महुआ मारबो। आप ईमानदारी से जाकर अपना काम करें और आज की सभा समाप्त की जाती है। मुझे जो आगे आपने दिया है उसे भली भांति अच्छी तरह से निभाऊंगा। तो आपका क्या कहना है कि झंडा निकालना है, भगवा झंडा निकालना है, उसके बगैर मुंबई में गाड़ी नहीं जा सकती? नहीं ऐसा तो खाली तुम्हारा ऊपर का फ्लैग यही करो। हाँ तो क्यों भगवा झंडा मुंबई में नहीं चल सकता? अपने को आदेश है आपको? हाँ नहीं आपका क्या कहना है कि भगवा झंडे में गाड़ी नहीं जा सकती? हाँ तो कैसे बताइए, क्यों झंडा उतारने के लिए बोल रहे हैं आप? मुंबई पाकिस्तान में है क्या? नहीं मुंबई पाकिस्तान में है क्या? नहीं मुंबई में भगवा झंडा उतारेंगे? नहीं मुंबई में भगवा झंडा उतारेंगे क्या? हाँ अरे मुंबई भी पाकिस्तान बन गई क्या? इतना मुसलमानों से डरे, भगवा झंडा गाड़ी पे नहीं जा सकता पुलिस सिक्योरिटी में? हाँ इतना किससे खौफ है? इतना डर गए मुसलमानों से, भगवा झंडा नहीं लगा सकते पुलिस सिक्योरिटी में? ये वर्दी किस काम की है अगर भगवा झंडे को सिक्योरिटी नहीं है तो? खोलो ये खोलो खोलो।
ये देखिए मित्रों, इस वक्त मुंबई पुलिस ने भगवा झंडा उतारने के लिए गाड़ी रोकी हुई है। यहाँ ये वर्दीधारी इतने लोग होते हुए अगर भगवा झंडा मुंबई में नहीं जा सकता, मुझे भारत सरकार की सिक्योरिटी होते हुए अगर ये लेके नहीं जा सकते, तो ये मुंबई पुलिस क्या काम किए? हाँ, देखिए ये मुंबई पुलिस, देखिए मित्रों आपकी मुंबई की क्या हालत है। भगवा झंडा लेके जा नहीं सकते। हाँ, ये मुंबई पुलिस देखिए, भगवा झंडा लेके नहीं जा सकते। ले लो, आगे लो, आगे लो। हाँ, जब सुनता होगी तो पता चलेगा, सुनता होगी ना तब पता चलेगा। वही दिन आएंगे, मतदान की नहीं दिखाओगे। हाँ, ये देखिए मित्रों, मुंबई पुलिस में भी ये स्थिति है। ये भी मुंबई पुलिस भी डर गई है और मुंबई पुलिस भी कहती है कि अब आजाद मैदान में वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो भगवा झंडा नहीं लेके जा सकते। ये स्थिति है। अगर मुंबई में भी यही है तो क्या फर्क है फिर हैदराबाद पुलिस में, और क्या फर्क है आखिर दूसरी जगह के पुलिस में? मुंबई पुलिस भी अगर ये कहेगी, क्या ये यही मुंबई है जिस मुंबई में कभी बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए गरजते थे? अगर भगवा झंडा लेके नहीं जा सकती पुलिस, तो आखिर ये मुंबई हिंदुस्तान में है ऐसा कहने का अधिकार किसको है? हमको कहा गया कि आप बाकी गाड़ियां छोड़िए और केवल आपके 4 गाड़ियां जाएगी, तो हमने कोऑपरेट किया। अब यहाँ आने के बाद पुलिस कह रही भगवा झंडा उतारो। देखिए, इतनी पुलिस अगर एक भगवा झंडा गाड़ी को लेके नहीं जा सकती, तो मुंबई पुलिस है या पाकिस्तान की पुलिस है? खुद बताइए मित्रों। अगर इतनी पुलिस मिलके एक भगवाधारी गाड़ी को आजाद मैदान नहीं लेके जा सकती, तो ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? देखिए मित्रों, जो आप आने वाले नागरिक हैं आप इस देश के, हाँ, देखिए क्या स्थिति है। ये मुंबई पुलिस का नजरिया है, ठीक है ना? ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को धमका रहे जो यहाँ पर एकत्र हो रहे, लेकिन ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आप सुदर्शन पर देख सकते हैं। आप देखिए, एक भगवाधारी गाड़ी भी जा नहीं सकती। हमने पूरा कोऑपरेट किया मुंबई पुलिस को। जब हमको कहा कि आप 100 गाड़ियां मत लेके जाइए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कम गाड़ी में जाने को तैयार हैं। लेकिन जब अब एक गाड़ी भी हमको अकेले में लेकर आकर आप ये अगर कह रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं जा सकती, देखिए क्या स्थिति है मुंबई की। मित्रों देखिए, भगवा झंडा लेकर नहीं जा सकते, ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या स्थिति है? किसका डर है? आखिर किसका डर है? देखिए, हमारी सारी गाड़ियां छोड़ के हमने कोऑपरेट करने के लिए इनको यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कोयम्बटूर पुलिस ने कहा था, तब हमने कहा कि देखिए कोयम्बटूर पुलिस क्या करती है, और अब ये मुंबई पुलिस कह रही है। देखिए मित्रों, मैं पहले से कह रहा हूं कि मुंबई भी अभी हमारे हाथ से जा रही है। अब मुंबई में भी वही हालात आ रहे हैं जो हालात हैदराबाद में है। अब मुंबई में भी वही हालात हो रहे हैं जो हालात अब दूसरे मुस्लिम बहुल जगह पर है, और इसलिए अब देखिए ये गाड़ियों को रोका गया है। आप देखिए, मुंबई बाला साहब ठाकरे की कहे जाने वाली मुंबई, मराठी आदमियों की कहे जाने वाली मुंबई, अब मुंबई में डर लग रहा है भगवा झंडा लेकर जाने से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब देखिए, इतने पुलिस मिलके एक भगवाधारी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते, तो आप सोचिए कि कितना खौफ है। क्या होगा आखिर इनके वरिष्ठों में हमको जो वचन देकर कहा था कि प्रेस क्लब लेके जाएंगे, आखिर क्या हुआ? क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? मुंबई पुलिस को इसका जवाब दे। मैं फेसबुक लाइव पर आपके साथ यहाँ अकेले हूँ मित्रों। मैंने मुंबई पुलिस पर भरोसा करके केवल मेरे को यहाँ पर लेके आया था, और अब देखिए ये मुंबई पुलिस का रवैया क्या है, ये उनका नजरिया क्या है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये देखिए ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र। यहाँ पर ये भगवा झंडा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आजाद मैदान पर आज मुसलमानों की बड़ी रैली है। तो मुसलमानों की बड़ी रैली है,
तो वहां पर एक गाड़ी भी जो सुरक्षा में तय हुआ था वो भी नहीं लेके जा सकते। सोचिए क्या हालात है। और यह हालात उस मुंबई में है जो कभी बाला साहब ठाकरे की मुंबई कहा जाता था, कभी ये कहा जाता था कि कभी ये कहा जाता था कि ये शिवाजी महाराज की मुंबई है। अभी गाड़ी में हिलाना रहे, ठीक है ना। और पाटिल लिखा है आपने अपने सीने पे। हाँ, शिवाजी महाराज के आप महाराष्ट्र में हैं और एक भगवा झंडे की सुरक्षा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी पानी कहाँ चल जीते, ऐसी पानी कहाँ चल जीते यार। चली गई। अरे उसके जाने से कुछ नहीं होगा मास्टर, मैं अभी उसे ठीक कर लाऊंगा। बस जाने को बेहुदा सही का आ गया। बैठ। अरे बुआ अच्छे से बैठ। दूर घूम कर साले को बहादुर सरकार की बात तो मत
कुछ बोल कि बोल छठ पूजा का शुभ अवसर पर छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग इस तरह को साफ कर रहे हैं। सही कहानी को 12 को बापू दिया 12 पैसा नहीं मिल रहा उतारा दिया पैठान 12 को यहाँ मांगूर मिल नहीं करा पागला था अच्छी पेन में जब दाग पकड़ लेते उगला गमछी है मोइलवा दीक्षण लेके भीषण तो ना शूटिंग हो पानी में आ रहा कैमरा है भी है जय ठाकुर जी रखिए तो महादेव चार कैमरा है कुछ नहीं पकड़ के खींच लिया नहीं पकड़ कर ऊपर अपन अपन सोना बात लेंगे हमारे हिस्सा तो खाना खाना जगह हमें पता नहीं चलता अरे तोरा वो दिलवा में नाम है ना होना ना है होना पौधा पौधा 12 को बापू तो 13 को पैसा अब 4 को मोटर पनिया चल रहा है जाओ आज सुबह लगे रहते हैं मेरे पास अरे लगे कुछ नहीं अरे तोरा चौकिया देन रही खाली हम तो खाली गोनू के बोला नहीं तुझे किए देते उतर सर भाग वाला के वो खाली चक्कर में ऊपर में रख दिए वो नीचे तो तुम आए ही उड़ा अरे कुछ छो नहीं ये वो गच्छा में कर के ढिलवा रहते ने बांध बेरी बाहर रख खींच लेते वो ना तो अरे वीडियो वायरल चल रहा रे सीधे हथी वो मर रहा उसको जवाब दे रहा है वो देखो रे चल देखो बेटा भेज दल के मैसेज हां कल साफ कुछ कामना जरूर हमहू भेज दही हमहू भेजल के हम अपनी भेज दे मार के खेलवा दे नहीं तो जा दे ना बेंगा कुछ लाई हम कहे जा कुछ लाई खाली नाक देता दादा को हम है वो दादा के वगैरह हमने कुछ सब अरे घर में फोन में नहीं डाल पहले गोल लग लेंगे अरे कहां फोन में लो अगला करो तुम पर बस भाई आधा पिछला रे अगर तुम स्पीड के खाली लो ना वीडियो मेरा ले रे रिजू है ड्राइविंग कर रहे हैं ये देखिए मैं कोई कर रहा है ये देखिए गाड़ी अब भाई साथ साथ सामने ये देखिए रिजू गाड़ी चला रही है बड़ा सा गाड़ी है देखिए रोड में कैसे गाड़ी उड़ रहा है गाड़ी चल नहीं रहा है गाड़ी उड़ रहा है रो रहे हैं मेरा मोबाइल उड़ रहा है मोबाइल उड़ रहा है अपने प्रेमी के साथ भागने की फिराक में ही थी। किसी बीच उसके पति ने नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मधुबन होटल से उसे उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार
बरबीघा डाकघर में चपरासी के पद पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति की पुत्री अपने प्रेमी बरबीघा के ही मोहल्ला पर निवासी महेंद्र चौधरी के पुत्र विवेक कुमार के साथ अपने पति को छोड़कर फरार होने के लिए घर से निकली। इसकी सूचना किसी तरह लड़की के पति शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव निवासी कृष्ण चौधरी को लगी। उसने लड़की के बहन को ही सूचना देकर दोनों साथ मिले और मधुबन होटल जा पहुंचे, जहां देखा कि उसकी पत्नी और प्रेमी विवेक कुमार खीर खा रहे थे। फिर क्या था, वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। घटना की सूचना पाते ही सारे थाना की पुलिस वहां पहुंची और दोनों प्रेमी जोड़े को थाने लेकर चली गई, जहां लड़की और लड़के के परिजनों को बुलाया गया। लड़की ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। लड़का लड़की बालिग होने के कारण पुलिस ने केस भी दर्ज नहीं किया। हालांकि पुलिस ने लड़की को समझा बुझा कर परिजनों के हवाले कर दिया। वही लड़के को बाप से बॉन्ड भरा कर उसे भी छोड़ दिया। नमस्कार। आज बात करते हैं सच्चिदानंद राय जी की, जिन्होंने ब्रह्मजन चेतना के नाम से एक संगठन पहले से बना हुआ है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। और आज इस संगठन की पटना में एक सभा भी आयोजित की गई थी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। मैं सच्चिदानंद राय जी ने जब इस संगठन के बारे में अपना एक इंटरव्यू दिया था किसी यूट्यूब चैनल को, तो मैं उनको सुन रहा था। उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, जो बातें मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पूरी तरीके से सरकारी संगठन नहीं है और सामाजिक संगठन है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार में जो उन्होंने स्वीकारा था, कहने का मतलब नहीं कि उन्होंने स्वीकार किया था कि बिहार में 10वीं के बाद तो स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। इस बात को उन्होंने खुद ही स्वीकारा था, अपने शब्दों में स्वीकार किया था, जो कि उनका इंटरव्यू आज भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप सब चाहें तो जाकर के उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ मेरा सवाल है राय जी कि आप बीजेपी की तरफ से विधान परिषद के सदस्य हैं, काफी सालों से सदस्य रहे हैं। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछले 15 वर्षों से शासन में है, केंद्र में भी पिछले 6 वर्षों से शासन में है और आगे के 4 वर्ष 5 वर्ष भी आप ही की सरकार रहने वाली है केंद्र में। आप खुद से ये बात स्वीकार करते हैं कि बिहार में 10वीं के बाद स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे भाई साहब? जब वहां पे पढ़ाई नहीं होती स्कूलों में, तो आप क्या कर रहे थे? आपको जो समाज के लोगों ने और आपकी पार्टी ने जो विधान परिषद का सदस्य बनाया हुआ है, तो आपने न तो इस बात का आवाज उठाया विधानसभा में, न तो आपने बाहर आवाज उठाई है, न तो आपने पार्टी के फोरम में इस मुद्दे को उठाया कि भाई बिहार में सरकारी विद्यालयों में 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको जो लोगों ने चुन करके भेजा है, आप वहां विधान परिषद में बैठ करके अंडा देने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और मेरे हिसाब से संसदीय शब्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों का आप दोगलापन देखिए कि जब इनको अपनी पार्टी की तरफ से कुछ करना रहता है, उस टाइम पे ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। और शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है बिहार में, उसको खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। गलती किसकी है? 15 साल से सरकार में कौन? 15 साल से सरकार में मैं तो नहीं हूं, कोई दूसरी पार्टी तो नहीं है। तो आपने किसको बेवकूफ बनाना है? आप बना किसको रहे हैं बेवकूफ? परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए। अगर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति अगर बिहार में खराब है, तो आपका काम यह होना चाहिए था कि आप बिहार की विधानसभा में अपनी बात को मजबूती से रखें, नीतीश कुमार जी के सामने जाकर के ज्ञापन दें और आप अपने पार्टी फोरम पे आपके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनको आप इस बात से अवगत कराएं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, 10वीं के बाद वहां पढ़ाई नहीं होती। और आप चुनाव के समय में अपना एक संगठन लेकर के, झोला लेकर के चले गए ताकि ब्रह्मजन आपके साथ जुड़ जाएं और बीजेपी को अपना वोट बेचाएं और वोट दे आए। आप दलाली करने निकले हैं क्या? शिक्षा व्यवस्था की अगर स्थिति खराब है तो आपको कौन रोक रहा है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए? आपकी सरकार को हमने तो नहीं रोका या किसी और ने तो नहीं रोका, लालू यादव जी की पार्टी ने तो नहीं रोका या किसी दूसरी पार्टी ने तो आपको काम करने से रोका नहीं है। और आप बेशर्मी से स्वीकार कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि बिहार में 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं होती। शुक्र है कि आपको पार्टी के जो आकाए बैठे हैं उनको अभी इस बात की खबर नहीं है। तो जिस दिन अमित शाह जी को पता चला कि आपने ये बात स्वीकार करी है किसी इंटरव्यू में, उसी दिन आपको पार्टी से निकाल बाहर फेंकेंगे। अब रही बात ब्रह्मर्षियों की, उनको ये सोचने की जरूरत है कि चुनाव के टाइम पे ऐसे संगठन बना करके ये लोग बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं आपके वोट का दलाली करना चाहती हैं, इसीलिए अब ऐसे संगठन बना रहे हैं, नए नए संगठन बना रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात है तो इनको 5 साल पहले तो दिक्कतें नहीं नजर आ रही थी।
2020 में 10 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव है और आज इनको शिक्षा व्यवस्था में दिक्कतें नजर आ रही हैं। बिहार की यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जब 3 साल की बीए और बीएससी और बीकॉम की पढ़ाई जब 5-5 साल में पूरी होती है, उस टाइम पे तो आपकी सरकार रहती है और आपको ये बात उठाने के लिए कोई रोक भी नहीं रहा। लेकिन तब तो आप बड़े मजा से अपने एसी कमरों में बैठ करके मोटे और गद्देदार सोफे पे बैठ करके आप वीडियो इंटरव्यू देते हैं, जिसमें आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बिहार में 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में। हम सबों को विचार करने की जरूरत है। विचार करें, ऐसे लोगों को दूर रखें जो कि वो हमारे वोटों की दलाली करने निकले हैं। नमस्कार।